राजस्थान विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल असुरपुर के ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपन कृषि रसायन विज्ञान के लेसन नंबर 10 जैव रसायन, लेसन का नाम है जैव रसायन, इसको कहेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे। ये जो लेसन है इसमें 9, 10, 11 और 12 4 लेसन है। वो 4 लेसन हाई स्कोरिंग है, उसमें से 9 और 10वां 8 नंबर का और 11 और 12वां 6 नंबर के हैं। इस प्रकार से 28 नंबर का मैटर इन 4 पार्टों से कंप्लीट होता है। तो पहले मैं हाई स्कोरिंग लेसन को लेते हुए अपने सिलेबस को पूरा करने का प्रयास करूंगा। कम समय में ज़्यादा अंक लाने का यही तरीका है। तो इसमें अपन स्टार्ट करेंगे आज जैव रसायन। जैव रसायन की परिभाषा सबसे पहले पूछे, परिभाषा किसे कहेंगे जैव रसायन? तो जैव रसायन की परिभाषा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में पादप और जंतु दोनों आ जाते हैं, पादप व जंतु। होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जैव रसायन कहते हैं। उसे जैव रसायन या अंग्रेजी में कहते हैं बायोकेमिस्ट्री। जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो परिभाषा की अपन बात कर रहे थे। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में कौन कौन शामिल होता है? पादप व जंतु दोनों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। आगे अपन बात करें तो देखिए सन 1903 में, याद रखने वाली बात है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। सन 1903 में वैज्ञानिक का नाम था कार्ल न्यूबर्ग ने, वैज्ञानिक नाम क्या था? कार्ल न्यूबर्ग। और कब? 1903 में विज्ञान की इस शाखा को क्या नाम दे दिया? जैव रसायन नाम दिया। क्या नाम दिया था इन्होंने? जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री नाम दिया। तो बायोकेमिस्ट्री नाम देने वाले वैज्ञानिक का नाम पूछे आपसे तो आपको बताना है कार्ल न्यूबर्ग। कब दिया? 1903 में। आगे अपन बात करें तो प्रत्येक सजीव का जैविक आधार या जैविक संरचना का आधार कौन कौन होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि जैव अणु होते हैं। प्रत्येक सजीव के जैविक संरचना का जो आधार है, जैविक संरचना जो बनती है, उसमें कौन कौन भाग लेता है? एक तो कार्बोहाइड्रेट, एक प्रोटीन और एक वसा को लिपिड भी कहा जाता है। ये जो जैव अणु होते हैं ये सब इसमें भाग लेते हैं। तो मैं बात करूँ दोबारा से, जैव रसायन आपसे पूछा जाएगा पहला सवाल, जैव रसायन किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों में कौन शामिल होता है? पादप व जंतु दोनों में होने वाली जैविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जैव रसायन या बायोकेमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। सन 1903 में कार्ल न्यूबर्ग ने विज्ञान की शाखा को क्या नाम दे दिया? जैव रसायन। तो सवाल पूछा जाए कि जैव रसायन नाम किसने दिया, कब दिया? 1903 में। किसने दिया? कार्ल न्यूबर्ग ने। प्रत्येक सजीव का जैविक संरचना का जो आधार है, प्रत्येक सजीव की जैविक संरचना का जो आधार है
वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा आदि जैवाणु होते हैं। अब देखिए जो जैवाणु है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन सभी का अपन 1 बाय 1 एक एक का अध्ययन विस्तार से करेंगे। जो आपके सिलेबस में दे रखा है उस अकॉर्डिंग इसको अपन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कार्बोहाइड्रेट की। इसको नोट कर लें, आप नोट डाउन कर लें। आज अपन जो बात करने वाले हैं जैवाणु की, जिस जैवाणु की बात करने वाले हैं उस जैवाणु का नाम है कार्बोहाइड्रेट। उस जैवाणु का नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन से होते हैं और क्या उनके कार्य होते हैं, उनको अपन डिस्कस करेंगे आज। तो देखिएगा, आज अपन जो डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक, उसका नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। टॉपिक का नाम है कार्बोहाइड्रेट्स। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, सवाल यहाँ से बनने की संभावना पूरी है। देखिए, सबसे पहले बात करें तो कार्बोहाइड्रेट जो शब्द है, कार्बोहाइड्रेट्स जो शब्द है वो कौन सी भाषा का है? तो आपका आंसर होगा कौन सी भाषा का? लैटिन भाषा का। लैटिन शब्द है ये, लैटिन भाषा का है, लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है ये? लैटिन भाषा का। और कार्बोहाइड्रेट का जो अर्थ है, कार्बोहाइड्रेट का जो अर्थ है वो क्या निकाला गया? इसको दो भागों में तोड़ दिया गया, कार्बो प्लस दूसरा था हाइड्रेट। कार्बो प्लस हाइड्रेट। कार्बो का मतलब होता है कार्बन अवयव, कार्बो का मतलब होता है कार्बन अवयव, और हाइड्रेट का मतलब होता है जल। हाइड्रेट का मतलब होता है जल। तो अर्थ क्या हुआ? कार्बन तथा जल से मिलकर, कार्बन तथा जल से मिलकर बने यौगिक, मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। तो एक परिभाषा कार्बोहाइड्रेट्स की क्या हो गई? सामान्य परिभाषा कि कार्बन तथा जल से मिलकर बने यौगिक क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ये कैसे परिभाषा आई? तो ये शाब्दिक अर्थ से आई। कौन सी भाषा से लिया गया है? ये लैटिन भाषा से लिया गया है। आगे बात करूं मैं कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र, तो सामान्य सूत्र आप सभी को पता है, CHH2O, जहाँ x की वैल्यू बड़ी है, बराबर है किसके? 3 के। जहाँ x की वैल्यू, ये तो बराबर का चिन्ह है और ये ग्रेटर देन बड़े का चिन्ह है, किसके बराबर है? तो 3 के बराबर होगा x का मान, या 3 से ज़्यादा होगा। y का मान भिन्न भिन्न हो सकता है भिन्न भिन्न स्थितियों में। आगे मैं बात करूं तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट में मुख्य तत्व कौन से होते हैं? C, H, O, N और S, ये मुख्य तत्व पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट में कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो पूछे आपसे, तो आपका आंसर होगा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर मुख्य तत्व पाए जाते हैं। आगे बात करें तो कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन ऑक्सीजन अनुपात कितना होता है? 2:1। 2:1। जैसे मैंने कार्बोहाइड्रेट लिया C6H12O6, इसमें मैं बात करूं O और H का अनुपात, तो H कितने हैं? 12, O कितने हैं? 6, तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। तो किसी भी कार्बोहाइड्रेट में C और H और O का जो अनुपात होता है हमेशा 2:1 पाया जाता है। आगे मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट के बारे में, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट को सेकेराइड कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेकेराइड कहा जाता है। सेकेराइड क्यों कहा जाता है? सेकेराइड का मतलब होता है शर्करा। मतलब सेकेराइड जो वर्ड है वो बना है सेकेरॉन से। कार्बोहाइड्रेट्स को
सेकेराइड कहा जाता है, सेकेराइड्स कहा जाता है। याद रखें, क्योंकि यह ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा से लिया है? ग्रीक भाषा के सेकेरॉन, सेकेरॉन शब्द से लिया गया है, सेकेरॉन शब्द से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ, जिसका अर्थ है शर्करा, जिसका अर्थ क्या है? शर्करा, जिसका अर्थ क्या है? शर्करा। देखिए शर्करा क्या होती है? शुगर किसे कहेंगे? शुगर, ऐसे पदार्थ जो स्वाद में मीठे, स्वाद में मीठे, जल में विलेय तथा क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, शर्करा कहलाते हैं, शर्करा कहलाते हैं। तो शर्करा किसे कहते हैं? याद हो जाएगा सबको। बात करें एग्जाम्पल की, तो जैसे ग्लूकोज, चीनी खाई होगी आपने, सुक्रोज आदि, ये किस प्रकार के पदार्थ हैं? ये शर्करा हैं। शर्करा किसे कहेंगे? ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कैसे हों? मीठे हों, जल में घुलते हों और क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ हो जिनकी ज्यामिति निश्चित हो, उन्हें अपन कहेंगे शर्करा। एक वर्ड और आएगा आपके आगे, अशर्करा, उसको भी देख लेते हैं। नॉन शुगर, नॉन शुगर की अपन बात करें तो ऐसे पदार्थ जो स्वादहीन, टेस्टलेस, स्वादहीन, जल में अल्प विलेय या अविलेय, अल्प विलेय या अविलेय, अल्प विलेय या अविलेय तथा अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, अशर्करा कहलाते हैं। बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण देखें, अशर्करा कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखें, आपने सुना होगा नाम सेलुलोज, नाम सुना होगा सेलुलोज, स्टार्च आदि। ये किस प्रकार के पदार्थ हैं? तो ये होते हैं नॉन शुगर अशर्करा, अशर्करा कहलाते हैं, अशर्करा कहलाते हैं। तो ये बात हुई एक सामान्य परिचय कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट क्या है? सामान्य परिभाषा क्या होगी? कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? कार्बोहाइड्रेट को क्या कहा जाता है? सेकेराइड। सेकेराइड कौन से वर्ड से बना है? सेकेरॉन। सेकेरॉन का मतलब क्या होता है? शर्करा। शर्करा किसे कहते हैं? तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में जो मीठे होते हैं, जल में घुलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं, शर्करा कहलाते हैं, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज आदि। अशर्करा ऐसे पदार्थ जो स्वादहीन होते हैं, जल में अल्प विलेय होते हैं या अविलेय होते हैं और अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं। कैसे होते हैं? अक्रिस्टलीय, जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है, उन्हें अशर्करा कहा जाता है, जैसे सेलुलोज, स्टार्च आदि। आगे अपन बात करें तो कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये परिभाषा आपको याद रखनी है। जो ऑथेंटिक परिभाषा है, आधुनिक परिभाषा यही है, कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा। बहुत ही आसान तरीके से इसको मैं बताऊंगा आपको। तो ऐसे पदार्थ जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रिक
पॉलीहाइड्रिक का मतलब एक से अधिक OH समूह। पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड, एल्डिहाइड होता है CHO ग्रुप, एल्डिहाइड या कीटोन CO समूह प्राप्त होते हैं अथवा, इसको आगे बढ़ाऊं मैं, अथवा स्वयं पॉलीहाइड्रिक, एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है। कार्बोहाइड्रेट को परिभाषित कीजिए तो आपको क्या बताना है परिभाषा, कि ऐसे पदार्थ जिनके जल अपघटन का मतलब जल के साथ क्रिया करके उसको तोड़ना, जल अपघटन से पॉलीहाइड्रिक, पॉली का मतलब अनेक, हाइड्रिक मतलब OH समूह, एल्डिहाइड हो, CHO ग्रुप हो या तो उसमें, या फिर उसमें क्या हो कीटोन ग्रुप हो, प्राप्त हो, या फिर स्वयं इस प्रकार के पदार्थ हों, ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट की परिभाषा 1 नंबर का सवाल, महत्वपूर्ण सवाल है। ऐसे पदार्थ जिनके जल अपघटन से पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन प्राप्त होते हैं अथवा स्वयं पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहलाते हैं। तो एक सामान्य सा परिचय अपन ने देखा, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, आधुनिक परिभाषा क्या है, प्राचीन परिभाषा क्या थी, शर्करा क्या है, अशर्करा क्या है, सैकेराइड का मतलब क्या है, ये चीज़ें अपने डिस्कस करी। आगे अपन बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की। तो देखिएगा अगला टॉपिक, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप। वर्गीकरण को देखें। आज जब आगे बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण को देखते हैं। कितने भागों में कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया है, क्या आधार लिया गया है बांटने का, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग होगी अपनी कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। नेक्स्ट टॉपिक होगा कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। बात करें वर्गीकरण तो देखिए, जल अपघटन के आधार पर जल अपघटन के दौरान बनने वाली मोनोसेकेराइड इकाइयों की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स कितने प्रकार के, तो आंसर होगा 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। कितने भागों में बांट दिया, 3 भागों में बांट दिया। 3 प्रकार कौन कौन से, देखो कार्बोहाइड्रेट के। नंबर 1 मोनोसेकेराइड्स, सबसे पहला भाग हो जाएगा मोनोसेकेराइड। नंबर 2 ओलिगोसेकेराइड्स, दूसरा भाग ओलिगोसेकेराइड्स, और तीसरा भाग कार्बोहाइड्रेट का पॉलीसेकेराइड्स। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। आधार क्या लिया, जल अपघटन के दौरान बनने वाली मोनोसेकेराइड इकाइयों की संख्या के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के बताए गए, तो 3 प्रकार बताए गए। आपके सिलेबस में वर्गीकरण और भी है कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन जो आपके सिलेबस में वही अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, कितने, 3 प्रकार। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हेडिंग हो जाएगी अपनी मोनोसेकेराइड।
मोनोसेकेराइड्स। बात करें मोनोसेकेराइड्स की, देखिए इसको तोड़ूं मैं तो मोनो प्लस सेकेराइड्स, मोनो प्लस सेकेराइड्स। मोनो का मतलब होता है एक या एकल, सिंगल, और सेकेराइड्स का मतलब होता है अपन कहते हैं शर्करा। सेकेराइड्स का मतलब क्या होता है? शर्करा, ये इकाई कह सकते हैं। तो कहने का मतलब सीधी सी परिभाषा क्या होगी कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट, परिभाषा क्या हुई? ऐसे कार्बोहाइड्रेट, ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें जल अपघटन द्वारा, जिन्हें जल अपघटन द्वारा और अधिक सरल यौगिकों में, और अधिक सरल यौगिकों में विघटित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कह देंगे? मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे? मोनोसेकेराइड्स कहते हैं। तो परिभाषा पूछे मोनोसेकेराइड्स किसे कहते हैं? मोनो का मतलब एक, सेकेराइड मतलब इकाई या शर्करा। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन द्वारा और अधिक सरल यौगिकों में उनको नहीं तोड़ा जा सकता। विघटित का मतलब तोड़ा जा सकता, तोड़ना होता है। विघटित का मतलब क्या होता है? तोड़ना। विघटित नहीं किया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? मोनोसेकेराइड कहते हैं। मोनोसेकेराइड को सरल शर्करा कहा जाता है, इन्हें सरल शर्करा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरल शर्करा भी कहा जाता है। इनका सामान्य सूत्र पूछे आपसे, तो सामान्य सूत्र CH2O और कोष्टक छोटा n लगाना है। जहाँ n का मान 3 से 7 होता है, जहाँ n का मान 3 से 7 तक हो सकता है। n यहाँ पर कार्बन परमाणुओं की संख्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या होता है n। स्मॉल n का मतलब क्या है? कार्बन परमाणुओं की संख्या। इसको मैं कोष्टक को खोलूँ तो नया फॉर्मूला क्या आ जाएगा? देखो, n को c से गुणा कर दो Cn, n को 2 से गुणा करो 2n, n को O से गुणा करो n। तो ये भी फॉर्मूला किसका होता है? मोनोसेकेराइड का। सामान्य फॉर्मूला ये भी सही है और ये भी सही। इसी फॉर्मूले को मैंने विस्तार से लिखा है, ठीक है। तो मोनोसेकेराइड किसे कहते हैं? इनका अन्य नाम क्या बताया मैंने? सरल शर्करा। सामान्य सूत्र कई बार पूछा जा चुका है। मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो आप बताएंगे CH2O छोटा कोष्टक n। n का मतलब क्या है? कार्बन परमाणु की संख्या कितने से होगी? 3 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी? 7 तक जाएगी। आगे इसको देखें, मोनोसेकेराइड की बात करें आगे, तो देखिए सामान्य सूत्र के बाद मैं बात करूंगा नामकरण की। तो देखो, नामकरण की मैं बात करूं तो नाम लिखने में नाम के अंत में क्या जोड़ते हैं? ओज। क्या जोड़ते हैं? OSE, ओज जोड़ते हैं, ओज जोड़ते हैं, याद रखना है, ओज जोड़ते हैं। जैसे मैं बात करूं 3 कार्बन कम से कम होंगे, तो 3 कार्बन का मतलब ट्राई, और ट्राई में क्या जोड़ दोगे? ओज। दूसरा जैसे मैं बात करूं 4 के लिए टेट्रोज, 5 के लिए पेंट होता है तो पेंट में ओ जोड़ोगे तो पेंटोज, 6 के लिए हेक्स, तो हेक्स में ओज जोड़ोगे तो क्या बनेगा? हेक्सोज। इस प्रकार से इनका नामकरण किया जाता है। अगर 3 कार्बन है, ट्राईओज कब आएगा? जब कितने कार्बन हो? 3। टेट्रोज कब आएगा? जब 4। पेंटोज कब आएगा? 5। और एक्सोज कब आएगा? जब कार्बन कितने हो? 6 कार्बन हो। तो 3 कार्बन का अगर मोनोसेकेराइड है तो नाम क्या होगा? ट्राईओज। अगर 4 कार्बन का है टेट्रोज, 5 कार्बन का है पेंटोज और 6 कार्बन का है
हेक्सोज। देखो उदाहरण की मैं बात करूँ, इनमें ट्राइओज में कौन आएगा, टेट्रोज में कौन आएगा, पेंटोज में कौन आएगा, क्या फॉर्मूला होगा उसको भी अपन देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्राइओज की। तो ट्राइओज में कितने कार्बन होंगे, तो नंबर 1 हो जाएगा आपका पहला ट्राइओज। ट्राइओज, ट्राई का मतलब 3, अगर 3 संख्या का आ रही है तो इसलिए ट्राई लगाएंगे अपन। तो कितने कार्बन की शर्करा होगी ये, 3 कार्बन की। कितने कार्बन की, 3 कार्बन की। तो मैं वैसे लिख दिया है, फिर भी लिख दूँ, इसमें 3 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। कितने कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं, 3 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, तो सूत्र बनाने का तरीका मैंने बताया था, CH2O और कोष्टक के बाहर क्या लगाओगे, n की वैल्यू यहाँ कितनी है, तो n की वैल्यू यहाँ कितनी है, यहाँ n बराबर कितना है, 3 है, तो 3 रख दो आप, तो हो जाएगा C3H6 और O3। तो ये इनका सूत्र हो गया। सूत्र कैसे आया आप लोगों के सामने है। उदाहरण की मैं बात करूँ तो इसमें 2 उदाहरण आपको याद रखने हैं। सबसे पहला गिल्स रे एल्डिहाइड पूछे जाते हैं उदाहरण, कौन से में कौन सा उदाहरण आएगा। संरचनाओं का उल्लेख वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी जहाँ संभावना होगी वहाँ मैं बनाऊंगा। गिल्स रे एल्डिहाइड, और गिल्स रे एल्डिहाइड का सूत्र पूछे आपसे तो यही होगा, ये गिल्स रे एल्डिहाइड की संरचना बना रहा हूँ मैं। ये पहला यौगिक है गिल्स रे एल्डिहाइड, फॉर्मूला यही होगा इसका, 3 कार्बन है, गिन लें आप, सेम फॉर्मूला मिला लें, वही है 1 2 3 कार्बन और 6 हाइड्रोजन देख लें आप, 3 4 5 और 1 6, और इसमें 3 ऑक्सीजन, 1 2 3 ऑक्सीजन। दूसरा एग्जाम्पल इसका डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, सूत्र की मैं बात करूं, ये फॉर्मूला बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन का, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। और एक उदाहरण इसमें क्या आ जाएगा, गिल्स रे एल्डिहाइड। दोनों उदाहरण किस में आएंगे, ट्राइओज प्रकार के मोनोसेक्राइड में आएंगे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे सरलतम, ध्यान रखना ये दोनों सबसे सरलतम मोनोसेक्राइड हैं, सबसे सरलतम मोनोसेक्राइड। अगर आपसे सवाल पूछे कि सबसे सरलतम मोनोसेक्राइड कौन से हैं, तो आपके आंसर होंगे गिल्स रे एल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। कितने कार्बन होंगे, तो आप लोगों को बताया ट्राई आया है, इसका मतलब कितने कार्बन है, 3 है। ओज आया है, इसका मतलब मोनोसेक्राइड है। ठीक है, तो ये आपने बात करी कौन से की, ट्राइओज की। ट्राइओज में कितने कार्बन होंगे, इसमें 3 कार्बन उपस्थित होते हैं। सूत्र की बात करें, ट्राइओज का फॉर्मूला क्या होगा, तो इस फॉर्मूले में अपन ने n की वैल्यू कितनी रखी, 3, क्योंकि कार्बन 3 है, 3 रखेंगे तो क्या आएगा C3H6O3। और इसमें कितने उदाहरण याद रखने हैं, 2 उदाहरण, नंबर 1 गिल्स रे एल्डिहाइड, नंबर 2 डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। फॉर्मूला क्या है आप लोगों के सामने है। और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछा जाएगा, सबसे सरलतम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे सरलतम मोनोसेक्राइड कौन से हैं, नाम लिखिए। तो नाम गिल्स रे एल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। ट्राई की बात करेंगे, बाद टेट्रोज की। टेट्रोज को देखो, टेट्रोज में कौन कौन आएगा, कितने कार्बन होंगे, तो कार्बन तो पता चली गए आपको, कितने कार्बन होंगे वो देखो। टेट्रोज में आगे बात करें टेट्रोज की, तो टेट्रोज में देखेंगे नंबर 2, अगला मोनोसेक्राइड अपन ले रहे हैं टेट्रोज। और टेट्रोज में कितने कार्बन, इसमें कितने कार्बन होंगे, तो टेट्रा का मतलब 4, इसमें 4 कार्बन परमाणु होते हैं, परमाणु उपस्थित होते हैं। कितने होते हैं, 4 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। आपसे पूछे सूत्र बताओ, तो सूत्र बनाना आसान है, अभी बताया था आप लोगों को। यहाँ n बराबर कितना रखोगे, 4 रख दो, तो C4H8O4, ये इसका क्या हो गया फॉर्मूला। एग्जाम्पल, इसमें 2 एग्जाम्पल आते हैं, एक का नाम है इरिथ्रोस,
और दूसरा एग्जाम्पल है इरिथ्रोलोस। दो एग्जाम्पल हैं, याद रखना है आपको, इरिथ्रोस और नंबर 2 इरिथ्रोलोस। इरिथ्रोस और दूसरा हो जाएगा इरिथ्रोलोस। ठीक है, ये किस में आते हैं? दोनों के दोनों टेट्रोस में आते हैं। तो टेट्रोस प्रकार के मोनोसेकेराइड कौन कौन से हैं? तो इरिथ्रोस और दूसरा इरिथ्रोलोस होगा, याद रखना है। और सूत्र मैंने बता ही दिया, दोनों का फॉर्मूला यही बनेगा, C4H8O4 बनेगा। नंबर 3, इसके बाद बात करेंगे पेंटोज की। बात करें पेंटोज की, तो पेंटोज में कितने कार्बन होंगे? इसमें कितने कार्बन होंगे? 5 कार्बन परमाणु होते हैं। 5 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। कितने कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं? इसमें 5 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। बात करें सूत्र की, तो सूत्र आप बना ही लेंगे उसी पैटर्न से। n का मान 5 रख दो फॉर्मूले में, C5H10O5, ये फॉर्मूला बनेगा पेंटोज के लिए। इसमें बात करें उदाहरण की, कौन सी पेंटोज मोनोसेकेराइड है? पेंटोज शर्कराएँ कौन सी हैं? तो नंबर 1 आप सभी जानते हैं, राइबोज, राइबोज शर्करा। और आप जानते होंगे न्यूक्लिक अम्ल का नाम पढ़ा होगा। और न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के, और 2 प्रकार में पहला प्रकार कौन सा? RNA। ये पाई जाती है किसमें? RNA में पाई जाने वाली शर्करा का नाम राइबोज, और दूसरी का नाम है डीऑक्सी राइबोज शर्करा। डीऑक्सी राइबोज शर्करा ये किस में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है DNA में। तो याद रखें, राइबोज और डीऑक्सी राइबोज शर्करा किस प्रकार की शर्कराएँ हैं? पेंटोज शर्करा है। पेंटोज शर्करा क्यों है? क्योंकि कितने कार्बन इसमें? 5 कार्बन है। सूत्र पूछे आपसे, राइबोज का फॉर्मूला क्या है? तो C5H10O5, और डीऑक्सी राइबोज का भी क्या है? तो C5H10O5 होगा। राइबोज किस में पाई जाती है? तो DNA में, और डीऑक्सी राइबोज किस में पाई जाती है? तो RNA में। ये याद रखें, दोनों के दोनों न्यूक्लिक अम्लों का मुख्य घटक होते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक अम्लों का मुख्य घटक कौन है? राइबोज और डीऑक्सी राइबोज। किस प्रकार की शर्कराएँ हैं? तो पेंटोज शर्करा है। क्यों है? क्योंकि कार्बन कितने हैं? 5 हैं। पेंटोज के बाद अगली शर्करा की बात करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये सबसे महत्वपूर्ण है इनमें। हेक्सोज शर्करा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? हेक्सोज की। हेक्सोज की बात करते हैं। देखो, अगला जो प्रकार होगा इसमें हेक्सोज। हेक्सोज की अपन बात करें तो हेक्सोज में कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन। 6 कार्बन परमाणु इसमें क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। 6 कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं। सूत्र आप लोगों के सामने बनी जाएगा, बना ही लेंगे। 6 कार्बन है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6, तो C6H12O6, C6H12O6। इसको 2 भागों में बांटा है। 2 प्रकार होते हैं इसके। 2 प्रकार कौन कौन से हैं? देखो, एक का नाम है एल्डोहेक्सोज, एक प्रकार है एल्डोहेक्सोज, और दूसरा है कीटोहेक्सोज। कीटोहेक्सोज, एल्डोहेक्सोज और दूसरा कीटोहेक्सोज। एल्डो का मतलब जिन हेक्सो शर्कराओं में कौन सा ग्रुप हो? CHO। CHO का मतलब एल्डिहाइड समूह। एल्डिहाइड समूह उपस्थित हो, उन्हें तो बोलते हैं एल्डोहेक्सोज। 6 कार्बन और कौन सा ग्रुप आए? एल्डिहाइड। जैसे इसमें कौन कौन आएगा? तो एक उदाहरण आ जाएगा ग्लूकोज, याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण है ये, ग्लूकोज। और एक आएगा इसमें गैलेक्टोज, जिसको ब्रेन शुगर भी कहते हैं। गैलेक्टोज और ग्लूकोज दोनों के दोनों किस में आते हैं? एल्डोहेक्सोज में। इसका मतलब क्या है? जिसमें कीटोनिक समूह, कौन सा ग्रुप? कीटोनिक ग्रुप, कीटोनिक समूह उपस्थित हो, उनके लिए क्या वर्ड काम में लेंगे? कीटोहेक्सोज। और कीटोहेक्सोज में कौन आएगा? तो याद रखना है फ्रक्टोज। कौन आता है? फ्रक्टोज। ये आपको याद रखना है। फ्रक्टोज शहद में पाई जाने वाली शर्करा है। फ्रक्टोज शहद में पाई जाती है, सबसे ज़्यादा शहद में ही पाई जाती है, और बहुत ही मीठी शर्करा होती है। तो
हेक्सो श्रृंखला कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, एल्डो हेक्सोज और दूसरा कीटो हेक्सोज। एल्डो का मतलब जिनमें एल्डिहाइड समूह हो वो एल्डो हेक्सोज, और जिनमें कीटोनिक समूह हो उसे बोलते हैं कीटो हेक्सोज। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी, मोनोसेकेराइड से जुड़ी हुई आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। वैसे तो इसकी संरचनाएं वगैरह को काफ़ी लंबा चौड़ा विस्तार से वर्णन होता है बायोकेमिस्ट्री में, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही मैं चीज़ें करवा रहा हूँ आपको। तो ये अपन ने बात करी सबसे पहला प्रकार जो आप लोगों ने पढ़ा था मोनोसेकेराइड। तो मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? तो आप बताएंगे ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिन्हें जल अपघटन के द्वारा और अधिक सरल यौगिकों में तोड़ना संभव नहीं है, उन्हें अपन कहेंगे मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड जो हैं उनका सामान्य फॉर्मूला CH2O2N होता है। बात करें N क्या है, तो N नंबर ऑफ कार्बन एटम है जिनकी संख्या 3 से लेकर कहाँ तक होती है? 7 तक होती है। इसके बाद में अपन ने बात करी तो जो मोनोसेकेराइड है उनके नामकरण में अपन लास्ट में ओज जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? ओज। तो यदि 3 कार्बन है ट्राइओज बनेगा, 4 कार्बन है टेट्रोज बनेगा, 5 कार्बन है पेंटोज बनेगा, 6 कार्बन है हेक्सोज बनेगा। उसके बाद हमने प्रत्येक के बारे में उदाहरण और फॉर्मूला से अपन ने बात करी है। अब अपन सेकंड पॉइंट दूसरा प्रकार जो देखेंगे, दूसरा प्रकार आप लोगों को बताया था मैंने, क्या था? ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स दूसरा प्रकार कार्बोहाइड्रेट में ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगोसेकेराइड्स का मतलब क्या है? देखो इसको मैं तोड़ूँ तो देखो 2 वर्ड है, एक तो ओलिगो प्लस दूसरा सेकेराइड्स। ओलिगो और दूसरा क्या है? सेकेराइड्स। ओलिगो का मतलब होता है ए फ्यू। ए फ्यू का मतलब होता है कुछ, और सेकेराइड का मतलब आपको बताइए शर्करा है। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से लेकर के 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, उन्हें ओलिगोसेकेराइड के नाम से जाना जाता है। तो परिभाषा क्या हुई कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। 2 से 10 तक मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं, ओलिगोसेकेराइड कहलाते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स कहलाते हैं। ओलिगोसेकेराइड्स कहलाते हैं। बात करें प्रकार की तो मोनोसेकेराइड इकाइयों की संख्या के आधार पर मोनोसेकेराइड्स इकाइयों की संख्या के आधार पर इन्हें निम्न भागों में बांटा गया है। नंबर 1 सबसे पहला प्रकार है डाइसेकेराइड। सबसे पहला प्रकार अपन लेंगे डाइसेकेराइड्स। डाई का मतलब होता है 2। डाई का मतलब क्या होता है? 2। तो इसमें कितनी इकाइयाँ बनेगी? 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ। 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त होती हैं। तो परिभाषा क्या होगी कि ऐसे ओलिगोसेकेराइड जिनमें कितनी इकाइयाँ प्राप्त हो? 2 मोनोसेकेराइड इकाइयाँ प्राप्त हो, उन्हें क्या कहते हैं? डाइसेकेराइड। क्या कहते हैं? डाइसेकेराइड। डाइसेकेराइड में कौन कौन आता है? उदाहरण ध्यान रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये, सबसे मोस्ट यही है, आपको याद रखने वाली बात यही है, पेपर में सवाल भी यहीं से पूछा जाएगा। सबसे पहला है सुक्रोज। सबसे पहला उदाहरण सुक्रोज। नंबर 2 माल्टोज। नंबर 3 लैक्टोज। नंबर 3 आ जाएगा लैक्टोज। नंबर 3 लैक्टोज। तो डाइसेकेराइड कौन कौन से होते हैं? तो 3 होते हैं, सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज।
सुक्रोज, माल्टोज और